ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेंजल्डिहाइड के बारे में, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेंजल्डिहाइड के बारे में। सबसे पहली बात हम समझते हैं कि बेंजल्डिहाइड का हमारे पास मतलब क्या होता है। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और अगर मैं आपको ज़्यादा स्पेसिफिकली बताऊं, ये हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना। तो बेंजल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, आपके पास बेंजीन रिंग होगा और इसके ऊपर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा। इस कंपाउंड का नाम हमारे पास होता है बेंजल्डिहाइड, है ना। ये बात आपको समझ आना चाहिए। ये हमारे पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। ये हमारे पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे समझ आएगा, जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो आपका -m इफेक्ट दिखाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा होगा, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, क्योंकि आपका एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे -m इफेक्ट दिखाता हुआ पाया जाता है ना। तो ऐसा करने से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड खोल के ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये दोनों पाई बॉन्ड एज इट इज, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आगे क्या होगा, आगे ये पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग में घूमेगा, आगे ये पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग में घूमेगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद पाई बॉन्ड वापस आगे जाएगा, तो अब की बार क्या होगा, आपके पास यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओपन नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, देखो ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये आपका फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पे बेंजल्डिहाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हमें पता है कि हमारा एल्डिहाइड ग्रुप -m इफेक्ट दिखाएगा। इस वजह से क्या होगा, अगर आप देखो तो आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है, जब आप बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दोगे तो आपके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आपके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करवाने की कोशिश करोगे तो आपका इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आके जुड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की कोशिश करोगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाए, सबसे पहले सिग्मा फ्रेमवर्क ड्रॉ करो। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे, जो आपका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो आपके सभी कार्बन के ऊपर घूम रहा है, जो कि रिंग का पार्ट है। साथ में पाई बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है कुछ टाइम के लिए।
और आपका पाई बॉन्ड कुछ टाइम के लिए यहाँ पे भी आ रहा है। देखो नेगेटिव चार्ज आपका केवल ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज आपका ऑर्थो पैरा पोजिशन पे दिख रहा है। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से वो डिक्रीज कर जाएगा ऑर्थो पैरा पोजिशन पे। तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका मेटा पोजिशन पे आके जुड़ने की कोशिश करेगा। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास बेंजल्डिहाइड में जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन होगा तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजिशन पे आके जुड़ेगा। ये हुई पहली बात। दूसरी बात क्या, दूसरी बात हमें यहाँ पे समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप -m इफेक्ट दिखाएगा, ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, इस वजह से हम बोलेंगे कि जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वो हमारे बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। और बेंजल्डिहाइड का जो हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूँ तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हमारे पास दो नेम रिएक्शन आएगा। पहले नेम रिएक्शन का नाम है रोजनमंड रिडक्शन। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें हमारे पास सबस्ट्रेट होता है बेंजोइल क्लोराइड। इसमें हमारे पास सबस्ट्रेट क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड। आप इसके ऊपर डालते हो लिंडलार्स कैटलिस्ट, मतलब कि हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, साथ में बेरियम सल्फेट का प्रेजेंस रखते हो। ऐसा करने से यहाँ पे हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, मैं आपको ये रिएक्शन थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ, राइट। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको याद है मैंने आपको कुछ लेक्चर पहले जब आपको रिडक्शन पढ़ाया था वहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। वहाँ मैंने आपको बोला था अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम का इस्तेमाल करते हो तो हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम आपका क्या कराता है, ये आपका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराता है कि नहीं। तो हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम आपका क्या कराता है, ये आपका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराता है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपका सबस्ट्रेट है उसमें आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसमें आपका फंक्शनल ग्रुप है असाइल हैलाइड, है ना। तो हमने बात किया था कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या देखा था हमने, कि जो हमारा असाइल हैलाइड होता है जब हम उसके ऊपर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का थीम का इस्तेमाल करते हैं तब वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, है ना। और वो कब होता है, जब हमारे पास कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो। तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम का इस्तेमाल करते तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाता, हमारा असाइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। लेकिन आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ना हमारे पास बेरियम सल्फेट का प्रेजेंस है। ये बेरियम सल्फेट क्या करता है, बेरियम सल्फेट काम करता है कैटालिटिक पॉइजन का, जिस वजह से क्या होता है ना, अगर यहाँ पे बेरियम सल्फेट नहीं होता, केवल यहाँ पे हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम होता, तब कंसेप्ट काम करता कंप्लीट हाइड्रोजनेशन का, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्कोहल में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बेरियम सल्फेट का प्रेजेंस है, यहाँ पे आपका कैटालिटिक पॉइजन का काम होगा और यहाँ पे आपका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन की जगह पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा। और क्योंकि यहाँ पे आपके पास पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा इसीलिए ये आपका एल्डिहाइड में आके रुक जाएगा। अगर यहाँ पे बेरियम सल्फेट का प्रेजेंस नहीं होता, सबसे पहले कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, उसके बाद कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बेरियम सल्फेट का प्रेजेंस है जो कि कैटालिटिक पॉइजन का काम करेगा, तो यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा और अल्कोहल में नहीं जाएगा, एल्डिहाइड में आके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास नेम रिएक्शन होता है, इसका नाम होता है रोजनमंड रिडक्शन। यहाँ पे आपके पास सबस्ट्रेट होता है बेंजोइल क्लोराइड, इसके ऊपर डाल दो लिंडलार कैटलिस्ट, आपके पास प्रोडक्ट में बनता है बेंजल्डिहाइड। ऐसे यहाँ पे आपके पास एक और नेम रिएक्शन होता है, इसका नाम होता है स्टीफन रिडक्शन। अब ये स्टीफन रिडक्शन का क्या कहानी है, इसका कहानी कुछ ऐसा है ना, देखो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास बेंजीन के ऊपर साइनाइड ग्रुप होता है ना। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, बेंजीन के ऊपर साइनाइड ग्रुप होता है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल।
सबसे पहले आप इसके ऊपर डालते हो SnCl2 साथ में 2HCl। जब आप इसके ऊपर ये डालते हो, जब आप बेंजीन कार्बोनाइट्राइल के ऊपर डालते हो SnCl2 साथ में 2HCl, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना आपके पास बनेगा CH डबल बॉन्ड NH, ऐसा कुछ आपके पास बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे। जब आप यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैं, हाइड्रोलिसिस में बहुत ही आसानी से कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और हाइड्रोलिसिस का शॉर्टकट क्या होता है, आपको पानी को जोड़ना होता है। अब देखो, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखोगे, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव है क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर डेल नेगेटिव है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो पानी को कैसे जोड़ेंगे ना, पानी में आप ऑक्सीजन उसको दोगे जिसके ऊपर डेल पॉजिटिव होगा, और हाइड्रोजन उसको जिसके ऊपर डेल नेगेटिव होगा। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, देखो मैं ना आपको ये रिएक्शन भी थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले स्टेप में हुआ क्या, हमारे पास बेंजीन कार्बोनाइट्राइल था, इसके ऊपर हमने SnCl2 प्लस 2HCl डाला है ना। तो ये SnCl2 प्लस 2HCl क्या करता है, ये हमारा नेसेंट हाइड्रोजन का जनरेशन करता है। ये SnCl2 प्लस 2HCl क्या करता है, ये हमारा नेसेंट हाइड्रोजन का जनरेशन करता है। ये जो हमारा नेसेंट हाइड्रोजन होता है, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में कह सकता हूँ, नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब है बहुत ही प्योर फॉर्म हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा ना, ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, है ना। कुछ नहीं हुआ क्या, ये जो हमारा थीम था ना, इस थीम ने क्या किया, इस थीम ने हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन का जनरेशन किया, और ये नेसेंट हाइड्रोजन ने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किया, तो ये आपका बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये दोनों आपको नेम रिएक्शन पता होने चाहिए, इसका मैकेनिज्म नहीं है काम का, खाली आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आपको पता है जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद ही बता दूंगा। तो यहाँ तक का बात आपको समझ आ गया, ये तो आपको नेम रिएक्शन पता होना चाहिए। आगे देखो, एक ना आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। थीम क्या है कि अगर आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है, मैं आपको बोल रहा हूँ बेंजल्डिहाइड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम अगर कोई है, वो है बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड। एग्जाम में उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, इन्हीं रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो ये जो थीम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ना थीम है, थीम पता है किसका है, थीम है कभी भी आपको बेंजीन से बनाना हो बेंजल्डिहाइड, कभी भी आपको बेंजीन से बनाना हो बेंजल्डिहाइड, आप कैसे बनाओगे, तो कभी भी अगर आपको बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना हो ना, तो ये आप कैसे बनाओगे, इसका आपके पास दो रास्ता है। एक आपके पास है गैटरमैन सिंथेसिस, एक आपके पास है गैटरमैन कॉच सिंथेसिस। ठीक है, इसका दो रास्ता है। पहला रास्ता है गैटरमैन सिंथेसिस, दूसरा रास्ता यहाँ पे क्या है, गैटरमैन कॉच सिंथेसिस। ठीक है, अब देखो जब हम यहाँ पे बात करेंगे गैटरमैन सिंथेसिस या फिर गैटरमैन कॉच सिंथेसिस के बारे में, ये दोनों रिएक्शन काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, और दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल भी काम का नहीं है, बस आपको रिएक्शन एज इट इज़ याद होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दोनों रिएक्शन इकट्ठे बता देता हूँ। ठीक है, देखो दोनों रिएक्शन सबसे पहले सिमिलैरिटी देखते हैं। दोनों रिएक्शन में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों रिएक्शन में आपका सबस्ट्रेट होगा बेंजीन, और दोनों रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट होगा ना, वो आपका बेंजल्डिहाइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात समझ आया आपको। अब देखो दोनों में देखो होगा क्या, रिएजेंट का थोड़ा डिफरेंस है। आप ना पहले वाले रिएक्शन में इस्तेमाल करोगे किसका, पहले वाले रिएक्शन में आप इस्तेमाल करोगे HCN का, साथ में आपके पास यहाँ पे क्या होगा, साथ में HCl होगा, साथ में AlCl3 होगा। और देखो सेकंड वाले रिएक्शन में क्या होगा, CO होगा, साथ में HCl होगा,
साथ में AlCl3 होगा। तो अगर आप देख पा रहे हो रिएजेंट को ध्यान से ना, तो आपको दिखेगा कि दोनों रिएक्शन में रिएजेंट भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। फ़र्क क्या है कि गैटरमैन सिंथेसिस में हमारे पास HCN है और गैटरमैन कॉच सिंथेसिस में हमारे पास CO है ना, इतना ही फ़र्क है। तो इसको आप याद कैसे रख सकते हो, इस कॉच को ना आप देसी भाषा में कोच बोल दो, और कोच का मतलब हो गया CO। तो कॉच में आएगा CO और जहाँ पे कॉच नहीं वहाँ पे आएगा HCN। ठीक, खत्म कहानी। और एक चीज़ सुनो यार, बहुत बार ना कुछ जगह आप देखोगे यहाँ पे आपको CuCl का प्रेजेंस भी लिख रखा होगा, हालांकि ना भी लिखा हो काम हो जाएगा। तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ सुनो यार, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसको आप रटना चालू कर दो। ठीक है, आप सोच रहे होंगे भाई लास्ट का जो 3-4 वीडियोस आया उसमें मैं काफ़ी कुछ याद करने को बोल रहा हूँ, है ना। हमारे पास एरोमेटिक पार्ट 3 आया, वहाँ भी मैंने आप काफ़ी कुछ याद करने को बोला, रिडक्शन में काफ़ी कुछ याद करने को बोला, ऑक्सीडेशन में काफ़ी कुछ याद करने को बोला, आज भी काफ़ी कुछ याद करने को बोल रहा हूँ। तो इतना हम याद कैसे करेंगे यार। देखो आपको ना रटना नहीं है, याद करने का मतलब क्या होता है ना, इसको 2-3 बार अपने नज़र से निकाल लो। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो ऑप्शन भी तो आएगा ना, तो आप पहचान लो यार। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ थीम दिखता है तो आप पहचान लो। अगर आप कभी मेरे वर्डिंग्स को नोटिस करो ना, मैं हमेशा थीम बोलता हूँ। थीम का मतलब क्या है ना, कि आपको रिएक्शन नहीं याद करना है, आपको थीम समझना है। कि कभी भी आपको बेंजीन से बेंजल्डिहाइड जाना है, कभी भी आपको बेंजीन से बेंजल्डिहाइड जाना हो, इसका 2 रास्ता आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। एक रास्ता हमारे पास है गैटरमैन सिंथेसिस, एक रास्ता हमारे पास है गैटरमैन कोच सिंथेसिस। समझ आ गया। ऐसे ही देखो एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थीम होता है, मतलब अगर मैं बताऊं ना बेंजल्डिहाइड टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट थीम, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो ये वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टोलुइन से जाना है बेंजल्डिहाइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। तो टोलुइन से बेंजल्डिहाइड में कैसे जाएंगे। अब देखो इसका आपके पास 3 रास्ता है। सबसे पहला रास्ता कौन सा है आपके पास, देखो सबसे पहला रास्ता यहाँ पे आपके पास है साइड चेन हैलोजिनेशन। ठीक है, सबसे पहला रास्ता आपके पास क्या है, साइड चेन हैलोजिनेशन, ये वाला रास्ता। क्या मतलब है समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो टोलुइन का मतलब क्या होता है, कॉमन नेम है बेंजीन के ऊपर CH3, इसका मतलब टोलुइन है। अगर आप यहाँ पे डालोगे Cl2H म्यू, तो आपको पता है कि ये थीम आपका क्या करेगा, ये थीम आपका रेडिकल का जनरेशन करेगा। आपको पता है कभी भी रिएक्शन में हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो, परऑक्साइड हो, या फिर रेडिकल हो, या फिर रेडिकल इनिशिएटर हो, तो आपका रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी आपका रिएक्शन में रेडिकल बनेगा तो आप कोशिश यहाँ पे क्या करोगे, ये थीम हो जाएगा फोटो हैलोजिनेशन का, और कोशिश होगा कि स्टेबल रेडिकल के ऊपर हैलोजन को जोड़ा जाए। तो मैंने आपको बोला था कि आपका जो बेंजाइलिक रेडिकल है काफ़ी स्टेबल होता है, तो आपका हैलोजन यहाँ पे बेंजाइलिक पोजीशन पे जुड़ेगा। और मैंने आपको बोला था कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो कि आपका हैलोजन बेंजाइलिक पोजीशन पे जुड़ेगा मतलब कि साइड चेन पे जुड़ेगा या फिर रिंग में जुड़ेगा, तो दिमाग में क्या रखना है, रिंग आपका काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। तो रिंग में आपका हैलोजन तभी जुड़ पाएगा जब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल हो, जब आपके पास Cl पॉजिटिव हो। लेकिन ये जो आपका थीम है ना, ये आपका Cl पॉजिटिव का जनरेशन नहीं करता, ये आपका Cl रेडिकल का जनरेशन करता है। उस केस में यहाँ पे साइड चेन में जुड़ेगा। हम इसका 2 इक्विवेलेंट ले लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका 2 यहाँ से हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाएगा, उसके जगह 2 क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट का नाम है फोटो हैलोजिनेशन, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। यहाँ पे 1 Cl, यहाँ पे 2 Cl। ठीक है, आगे देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक्वस KOH डालोगे। मुझे पता है आपको नहीं पता एक्वस KOH क्या कराता है, अभी के लिए इतना समझ लो, जो आपका एक्वस KOH है ना, वो आपका OH माइनस का जनरेशन करता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, एक बात मेरी याद रखना, एक्वस मीडिया में जनरली आपका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फेवर होता है, और अल्कोहलिक मीडिया में जनरली आपका एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होता है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्वस मीडिया है तो आपका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फेवर होगा। इसका मतलब जो यहाँ पे आपका OH माइनस का जनरेशन होगा उसका चाहत होगा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने का। ठीक है, तो ये OH माइनस यहाँ से जनरेट होगा और ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का।
अब आपको क्या पता है, देखो आपको पता है ना कि हमारा हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा, डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, देखो ये जो आपका OH माइनस है ये आपका पीछे से आके अटैक करेगा, क्योंकि देखो OH माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ये आपका कार्बन काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, हैलोजन काम करेगा लीविंग ग्रुप का। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। ऐसा 2 बार होगा, ठीक है, मैं दोनों बार को इकट्ठे दिखा दे रहा हूँ। तो ऐसा 2 बार होगा, और इस वजह से क्या होगा, आपका दोनों क्लोरीन के जगह पे 2 OH आ जाएगा, ठीक है। आगे आपको पता है एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, पानी को बाहर निकाल दोगे। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आया। ये आपका काफ़ी बेसिक थीम होता है, लेकिन ये भी एक थीम आपके पास होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपके पास टोलुइन हो, अगर यहाँ पे डाल रखा हो Cl2H म्यू, और अगर यहाँ पे डाल रखा हो KOH, और ये एक्वस हो, और मान लो ये आपके पास 2 इक्विवेलेंट हो, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बनेगा। लेकिन देखो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास 2 और थीम है। सबसे पहला थीम जो आपके पास है ना, वो आपके पास है थीम ऑफ इटार्ड रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इसका आने का चांस है यार। देखो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे भी आपका सबस्ट्रेट क्या होगा, टोलुइन होगा। अब देखो टोलुइन का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप। देखो मैं क्या करूँगा ना, मैं ना इस मिथाइल को थोड़ा अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा। मैं इस मिथाइल को लिखूँगा CH, और बचे हुए 2 हाइड्रोजन को ऐसे दिखाऊंगा। अब देखो इस पूरे रिएक्शन में पता है क्या होगा, इस पूरे रिएक्शन में आपका ये दोनों हाइड्रोजन ही गेम खेलेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे ना CrO2Cl2, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। अब ये जो आपका क्रोमाइल क्लोराइड है क्या करेगा, ये ना यहाँ पे आपका बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसका नाम होगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब देखो मैं ना आपको सजेस्ट करूँगा, इसके मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा ना पढ़ के आप क्या करो, आप ना ये सीक्वेंस याद कर लो। सीक्वेंस क्या है सुनो, कि यहाँ पे आपका बीच में क्या बनता है, ये आपका टोलुइन था ना, बीच में आपका यहाँ पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है उसका मैं चाहूँगा आप थीम याद कर लो। उसका थीम आपके पास क्या होगा, उसका थीम आपके पास कुछ ऐसा होगा, बहुत ध्यान से देखना। उसका थीम आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा OCrOH और Cl2, और यहाँ पे भी हो जाएगा OCrOH Cl2। ये आप सीक्वेंस याद कर लो। देखो ये जो आपका बीच का इंटरमीडिएट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में या नीट में इस इंटरमीडिएट को पूछने का हाई चांस है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हो। जब आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज होता है। अब देखो वापस यहाँ पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखोगे, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव। मैंने आपको बोला था जिसके ऊपर डेल पॉजिटिव होता है उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, और यहाँ पे दोनों को हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब देखो जब यहाँ पे राइट साइड वाले पोर्शन को हाइड्रोजन मिलेगा तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन OH बन जाएगा। तो आपके पास देखो प्रोडक्ट क्या आएगा, आपको दिख रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड से आपका प्रोडक्ट आ जाएगा बेंजल्डिहाइड, वो आपको समझ आ रहा है। लेकिन आपका साइड प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो देखो यहाँ पे आपके पास क्रोमियम है, यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन था। अब जब इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिला, ये भी आपका OH हो गया, और एक OH पहले से अवेलेबल है, तो ये आपका हो जाएगा CrOH होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना है ना, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा फील आता है ना कि आपसे ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स से पूछेगा। ऐसा भी हो सकता है आपको यहाँ पे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट दोनों दे दें और बीच का आपसे
इंटरमीडिएट पूछे, और ऐसा भी हो सकता है खाली सबस्ट्रेट दे, रिएजेंट दे और आपसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दोनों पूछे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इंटरमीडिएट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड थीम है। अब देखो आपका थर्ड थीम क्या होता है। आपका थर्ड थीम यहाँ पे होता है यूज ऑफ CrO3। जब आप यहाँ पे CrO3 का इस्तेमाल करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ऐसा करने से भी आपके पास बेंजल्डिहाइड बनता है। कैसे? अगेन देखो, मैं यहाँ पे टोलुइन बनाऊंगा और मैं यहाँ पे टोलुइन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे कि जो मिथाइल ग्रुप है उसको मैं ऐसे दिखाऊंगा CH, बचे हुए दो हाइड्रोजन को ऐसे दिखाऊंगा, एक ऊपर एक नीचे। अब देखो इसके ऊपर मैं डालूंगा CrO3 और यहाँ पे प्रेजेंस होगा एसिटिक एनहाइड्राइड का। आप जानते हो ना एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? सुनो, पता नहीं मैंने आपको बताया है कि नहीं। देखो ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, जो कि एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है। जब आप 2 यूनिट लोगे एसिटिक एसिड का, उसमें से पानी को बाहर करोगे, तब जो आपके पास बनेगा उसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, जो कि ये होता है। इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? AC2O के फॉर्मेट में। तो AC2O का मतलब क्या हो गया? AC, फिर ऑक्सीजन, फिर AC। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ऑन कंपैरिजन आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास AC का वैल्यू क्या होता है? C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इतना सा बात है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? देखो यहाँ पे बीच में आपके पास एक इंटरमीडिएट बनता है। वो इंटरमीडिएट पता है आपके पास क्या बनता है? यहाँ पे आएगा OAC, यहाँ पे आएगा OAC, खत्म कहानी। आगे जाके आप इसका करोगे हाइड्रोलिसिस, आपको पता है सेम कहानी, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, आपका ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा। तो आप इसको दोगे ऑक्सीजन और उनको दोगे हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, साथ में बन जाएगा 2 यूनिट ACOH। अब देखो सबसे पहली बात, ये ACOH का मतलब क्या हुआ है ना, तो देखते हैं। देखो ACOH का मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि AC का वैल्यू क्या ये है, इसमें लगा दो OH ग्रुप। तो ACOH का मतलब होता है एसिटिक एसिड। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो एग्जाम में जब आपसे इंटरमीडिएट पूछेगा, अगेन इस वाले केस में एग्जाम में आपसे इंटरमीडिएट पूछता है, लेकिन इंटरमीडिएट ना आपको एकदम एक्चुअल स्ट्रक्चर गिवन होगा, तो आप इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर आपको पता है ना कि AC का वैल्यू क्या होता है, खाली वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। अब AC का वैल्यू क्या होता है? C डबल बॉन्ड O CH3 पुट कर दो। तो ये आपका इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो आप ना इसको इस फॉर्म में याद रखो, याद करना आसान होगा, OAC OAC, ठीक है। और AC का वैल्यू पुट कर देना। अब देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखो मैं ना आपको ये दोनों रिएक्शन पे थोड़ा ध्यान देने को बोलूँगा। देखो इन दोनों रिएक्शन में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? देखो अगर आप देखोगे, चाहे आपके पास ये वाला रिएक्शन हो, चाहे आपके पास ये वाला रिएक्शन हो, दोनों रिएक्शन का जो आपके पास रिएजेंट है ना, वो आपके पास क्रोमियम का कोई ना कोई कंपाउंड है। दोनों रिएक्शन का रिएजेंट आपके पास क्रोमियम का कुछ ना कुछ कंपाउंड है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? दोनों रिएक्शन में बीच में इंटरमीडिएट बनता है, और दोनों रिएक्शन में इंटरमीडिएट का हाइड्रोलिसिस करने से प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जो आपको बात पे ध्यान देना है वो क्या है? देखो होता क्या है ना एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में मेनली आपसे इंटरमीडिएट पूछता है। इस थीम में आपका इंटरमीडिएट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब होता क्या है ना, आपसे इटार्ड रिएक्शन का इंटरमीडिएट पूछेगा, और ऑप्शन में आपको काफ़ी हद तक इस वाले रिएक्शन का इंटरमीडिएट दे रखा होगा, ए वाले ऑप्शन में या फिर मेजॉरिटी ऑप्शन में। या फिर ऐसा होगा
कि आपसे इस वाले रिएक्शन का इंटरमीडिएट पूछेगा और आपको ऑप्शंस में ए वाले ऑप्शन में या फिर मेजॉरिटी ऑप्शन में ये गिवन होगा। समझ पा रहे हो ना कैसे करता है, वो कंफ्यूज करेगा। और ऐसे में आपको लगता क्या है ना, आपको लगता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ पढ़ा था, इसका मतलब यही आंसर होगा। तो इसमें अगर आप ना फंसो, इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इस ना चीज़ को पकड़ो, इस पैटर्न को पकड़ो कि जब आपके पास क्रोमाइल क्लोराइड होता है, जब आपके पास क्रोमाइल क्लोराइड होता है, तब आपके इंटरमीडिएट में क्रोमियम आता है, तब आपके इंटरमीडिएट में क्रोमियम आता है। लेकिन जब आपके पास CrO3 होता है, तब आपके इंटरमीडिएट में क्रोमियम नहीं आता। जब आपके पास क्रोमाइल क्लोराइड होता है, तब आपके इंटरमीडिएट में क्रोमियम आता है, लेकिन जब आपके पास CrO3 होता है, तब आपके इंटरमीडिएट में क्रोमियम नहीं आता है। इस बात पे आपको ध्यान देना, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये थीम आपको समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट थीम था। अगर आपको कभी भी टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो ये थीम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो, आपको पता है कभी भी एल्डिहाइड बनाना हो तो हमारे पास एक बहुत ही फेमस रिड्यूसिंग एजेंट होता है DBAL-H, जिसका काम ही होता है एल्डिहाइड बनाना, ठीक है। तो वो भी थीम देख लो, वो हमारे पास आ जाएगा नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 में आ जाएगा, है ना। देखो थीम नंबर 8 क्या है कि अगर आप यहाँ पे DBAL-H का इस्तेमाल करो, होपफुली आपको पता होगा DBAL-H क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, बता चुका हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या होगा ना, सुनो, आपको पता है यहाँ पे थीम क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा थीम होता है। यहाँ पे हमारे पास थीम क्या होता है ना कि अगर आपके पास यहाँ पे एस्टर होगा, या फिर अगर आपके पास यहाँ पे कार्बोनाइट्राइल होगा, या कह सकते हो नाइट्राइल होगा, इन दोनों केस में अगर आप डालोगे DBAL-H, तो आपको पता है DBAL-H मशहूर ही इस चीज़ के लिए, ये क्या करता है, एस्टर को या फिर नाइट्राइल को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। तो दोनों केस में हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड से जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। तो आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अब देखो हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो हम बेंजल्डिहाइड के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी जो हमारे पास आएगा ना, वो हमारे पास होता है बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। अब देखो ये बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, मैं आपको हल्का समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट होता है बेंजल्डिहाइड, इसके ऊपर आप KCN डालते हो, तो ऐसा करने से आपके पास प्रोडक्ट में क्या आता है, ऐसा करने से आपके पास प्रोडक्ट में कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनता है, ठीक है। कैसा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड, और ये जो आपके पास प्रोडक्ट में बना है इसका नाम होता है बेंजोइन। इसका मैकेनिज्म देख लो यार, है ना। मैं ऐसा नहीं कहूँगा ये रिएक्शन आपको मेंस में काम आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं काम आएगा। और इन रिएक्शन में मेजॉरिटी लोगों को दिक्कत भी होता है, जबकि ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आता हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, हमारे पास KCN है, KCN से हमारे पास क्या आएगा, CN माइनस आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे CN माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, तो आपको यहाँ पे सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। आप क्या बोलोगे कि ऑक्सीजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन एटम, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, CN माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। मतलब अगर आपको बेसिक रिएक्शन कैसा आता है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा आप, है ना।
तो यहाँ देखो कार्बन है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, Cn माइनस ने इसके ऊपर अटैक किया तो कार्बन और साइनाइड के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टेप होता है जो आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, और यही स्टेप पहचान होता है बेंजोइन कंडेंसेशन का। यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टेप क्या होता है ना, सुनो, ये जो आपका O नेगेटिव एच को कैच कर लेता है, ये जो आपका O नेगेटिव एच को कैच कर लेता है, ऐसा करने से यहाँ पे क्या होता है, ऐसा करने से यहाँ पे कार्बन के ऊपर OH आ जाता है, यहाँ पे साइनाइड तो था ही, और देखो जब O नेगेटिव एच को कैच करेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आप बोलोगे भाई ये आपने कैसे कर दिया, है ना, क्योंकि हमने पूरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ लिया, हमने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। यही जो आपका स्टेप है ना, यही स्टेप आपका एक तरह से खासियत है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन का। अब ये स्टेप होने के पीछे का लॉजिक क्या था, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन आयन बना है ना, ये क्या बना है, कार्बन आयन बना है, ये हाईली स्टेबल है यार। क्यों स्टेबल है मैं समझाता हूँ। एक तो देखो इसको बाजू वाले साइनाइड से -M मिल रहा है, इसको फिनाइल रिंग से -M मिल रहा है, और इसको OH भी है -I दिखाने के लिए स्टेबल है। क्योंकि ये स्टेबल है ये स्टेप हो जाएगा। तो अगर आप मुझसे बोलो कि बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या आपको पूरा मैकेनिज्म याद रखना है, नहीं, क्योंकि मैंने आपको मैकेनिज्म का बेसिक सिखा दिया है। आपको हर रिएक्शन का जो क्या कह सकते हैं उसे, जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जो सिग्निफिकेंट स्टेप होता है, उसको ध्यान रखना है। और बेंजोइन कंडेंसेशन का सिग्निफिकेंट स्टेप यही है कि यहाँ पे जो आपके प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, यही आपका सिग्निफिकेंट स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है। आगे जाके देखो आपके पास क्या होगा, आपको पता है कंडेंसेशन है, मतलब यहाँ पे हमें 2 यूनिट चाहिए होगा सबस्ट्रेट का, तो यहाँ पे हमारे पास एक और यूनिट आ जाएगा बेंजल्डिहाइड का। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये जो आपके पास कार बनाने के काम कर सकता है न्यूक्लियोफाइल का, तो वापस हमें रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोफाइल की, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। जैसे ही कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल रेडी है। तो आपको पता है रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे, क्या बनेगा मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये आपका बेंजीन रिंग था, ये कार्बन, इसके ऊपर इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये आके जुड़ जाएगा। तो कैसे जुड़ेगा ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कार्बन है आपका, है ना, तो ये कार्बन जुड़ेगा। अब ये जो आपका कार्बन है इसके ऊपर एक ग्रुप OH है, एक ग्रुप साइनाइड है, एक ग्रुप फिनाइल है, तो इसके ऊपर एक ग्रुप OH है, एक ग्रुप साइनाइड है, एक ग्रुप यहाँ पे फिनाइल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका बेंजल्डिहाइड था, इस वाले कार्बोनिल कार्बन के पास एक ग्रुप हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन को ऐसे दिखा देता हूँ, और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, तो O नेगेटिव को मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अगेन ये O नेगेटिव यहाँ से H को कैच करेगा, तो आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, देखो मुझे पता है स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत आएगा मैकेनिज्म में, परेशान नहीं होना है, इतना ज़्यादा ये आपको मेंस में दिखता नहीं है। तो अभी क्यों बता रहे हो, क्योंकि यार मैं ना मेंस को बहुत ज़्यादा दिमाग में रखता, मेनली मैं एडवांस को दिमाग में रखता हूँ। ठीक है, और मेरे हिसाब से इस बार टाइम काफ़ी कम है, इसलिए थ्योरी कम से कम पूरा कर लेना चाहिए आपको, है ना, चाहे आप एडवांस लेवल की प्रैक्टिस अभी ना करो, लेकिन थ्योरी आपको एडवांस लेवल पे कुछ हद तक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा पूरा एडवांस ही करो एक बार में, लेकिन कुछ हद तक कर लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ना, हमने यहाँ पे KCN का इस्तेमाल क्यों किया, हमने यहाँ पे CN- का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि ये जो आपका CN- होता है इसके पास एक खास प्रॉपर्टी होता है। अब देखो यहाँ पे हमने CN- को इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि हमारे CN- के पास एक खास प्रॉपर्टी होता है, ये आपका ठीक ठाक सा न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ये आपका ठीक ठाक सा लीविंग ग्रुप भी होता है ना। हमने क्या बोला था, लिविंग ग्रुप क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप वो होता है
ऐसा कोई भी स्पीशी जो कि निकलने के बाद स्टेबल हो जाए वो आपका गुड लिविंग ग्रुप होता है। और जब भी कोई स्पीशी लीव करता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके लीव करता है, तो जब आपका साइनाइड लीव करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके लीव करेगा, Cn माइनस के फॉर्मेट में लीव करेगा। जो आपका Cn माइनस होता है वो आपका काफ़ी स्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए ये आपका ठीक ठाक सा लिविंग ग्रुप का भी काम करता है, साथ ही साथ ठीक ठाक सा न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है इस रिएक्शन के बारे में, एक तो आपको ये बात याद रखना है कि यहाँ पे आपका इस टाइप से इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। दूसरा बात आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि जब ये नेगेटिव अंदर आएगा ना तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके साइनाइड लीव कर जाएगा Cn माइनस के फॉर्मेट में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो आपको ध्यान रखना है, जो वैसे आपको देखने को नहीं मिलता। तो बेंजोइन कंडेंसेशन का अगर मैं आपको बोलूँ, जो चीज़ आपको याद रखना है, एक तो इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, दूसरा कि Cn माइनस काम करेगा गुड लिविंग ग्रुप का। आगे का कहानी आसान है यार, मतलब हो गया, आपका प्रोडक्ट आ गया, इसी को बोलते हैं बेंजोइन, है ना। यहाँ देखो जब नेगेटिव अंदर आएगा तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये आपका बेंजीन रिंग एज इट इज, ये जो आपका प्रोडक्ट बना है इसी का नाम होता है बेंजोइन, ठीक है। ये आपका बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। इसके अलावा देखो एक ना आपका परकिन कंडेंसेशन भी होता है। ये परकिन कंडेंसेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं ना आपको परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन का शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, फालतू इसमें मैकेनिज्म का काम पड़ेगा ही नहीं, शॉर्टकट सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो परकिन कंडेंसेशन में परेशानी क्या है ना, सुनो। यहाँ पे देखो हमारे पास तीन चीज़ है। सबसे पहले मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मेरे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो परकिन कंडेंसेशन का पूछा गया है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि एग्जामिनर हमारा नाम लेके पूछेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है कि आपका नाम लेके रिएक्शन आता है। आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो यार, हमें तो हमारे सर ने बताया था नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेम रिएक्शन जब एग्जाम में आता है तो नेम के साथ नहीं आता है, समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन आपका नेम रिएक्शन है, कैनिजाउ रिएक्शन आपका नेम रिएक्शन है, क्लेजन कंडेंसेशन आपका नेम रिएक्शन है। तो ये सब आपके पास एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाम लिख के नहीं आता है। बस रिएक्शन देके पूछ लेगा बताओ प्रोडक्ट क्या है, नाम लिख के नहीं देगा कि ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन है, ये आपका कैनिजाउ रिएक्शन है, ये आपका परकिन कंडेंसेशन है। तो इन रिएक्शन को पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है। सबसे पहला काम है मुझे कैसे पता चलेगा कि परकिन कंडेंसेशन का थीम पूछा गया है। देखो परकिन कंडेंसेशन का थीम समझो, थीम क्या है ना, सबस्ट्रेट में आपके पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, उसके बाद देखो रिएजेंट क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक एनहाइड्राइड होता है। अब आपको पता है एनहाइड्राइड कैसे बनता है, जब आप दो एसिड के यूनिट में से पानी को बाहर निकालते हो तब आपके पास एनहाइड्राइड बनता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, आपके पास यहाँ पे जिस एसिड का एनहाइड्राइड है, आपके पास यहाँ पे जिस एसिड का एनहाइड्राइड है, आपके पास एरो के ऊपर उसी एसिड का सॉल्ट गिवन होगा। आपके पास जिस एसिड का एनहाइड्राइड है उसी एसिड का सॉल्ट गिवन होगा। ये जो आपका थीम है, ये आपका थीम होता है परकिन कंडेंसेशन का। सबसे पहले आपको परकिन कंडेंसेशन पहचानना आया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड की जगह पे बेंजल्डिहाइड है, और अगर आपके पास एनहाइड्राइड के तौर पे सबसे कॉमन वाला एसिटिक एनहाइड्राइड है, और मानो यहाँ पे आपको सॉल्ट ऑफ एसिड के जगह पे दे दिया सोडियम एसिटेट, तो ये आपका थीम हो गया परकिन कंडेंसेशन का। एक बार आपने परकिन कंडेंसेशन को पहचान लिया, अगला सवाल है परकिन कंडेंसेशन का प्रोडक्ट कैसे बनाए। शॉर्टकट देखो कुछ नहीं, पानी निकालो पानी जोड़ो। शॉर्टकट क्या है, पानी निकालो पानी जोड़ो। कैसे, देखो आप ना एल्डिहाइड ग्रुप को ऐसे लिखो, कैसे, CH डबल बॉन्ड हो। अब ये जो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, इसको थोड़ा ध्यान से लिखो। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास CH3 है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। आप पता है क्या करो, ये जो आपका मिथाइल है ना, इसको आप ऐसे लिखो CH, और दो हाइड्रोजन को इस प्रकार से दिखा दो, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। और आप यहाँ से पानी को बाहर करो। अब आपने यहाँ से पानी को बाहर किया तो आप यहाँ पे क्या करो, ये जो आपका एनहाइड्राइड का लिंकेज है ना, इसको आप तोड़ो और यहाँ पे पानी को जोड़ो।
जब आप यहाँ पे पानी को जोड़ोगे तो आपको दिख रहा है कार्बन के ऊपर क्या है, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, पानी को तोड़ोगे H प्लस OH माइनस, तो अपोजिट चार्ज को जोड़ोगे तो क्या होगा, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव है, इसका मतलब इसको OH माइनस मिलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव है, इसका मतलब इसको H प्लस मिलेगा। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट एक लाइन में आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या आ रहा है देखो, ये बेंजीन रिंग, ये CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, साथ में आपका एसिटिक एसिड। ये लो आपका प्रोडक्ट आ गया। तो कुछ नहीं करना है, पानी निकालना है, पानी जोड़ना है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे भाई ये बंदा है क्या। कभी ये बंदा जब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ता है तो कभी क्या करता है, कभी ऐसा करता है कि वाटर को लिखता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन को ऑक्सीजन दे देता है, और कभी ये क्या करता है कि वाटर को लिखता है H प्लस और OH माइनस और इस तरह से कर देता है। तो ये इंसान आखिर डिसाइड कैसे कर रहा है कब क्या करना है। देखो आसान सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एक चीज़ देखो, जैसे फॉर एग्जांपल पहले जब मैंने आपको हाइड्रोलिसिस करके दिखाया, ठीक है, तो आप सिंपली देखो ना, मैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस इस तरह से कब करता हूँ, इस तरह से मैं तब करता हूँ जब आपका कार्बन ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड या फिर 3 बॉन्ड बना रहा हूँ। समझ आया कि नहीं। मैं इस तरह से कब करता हूँ, जब आपका कार्बन ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड या फिर 3 बॉन्ड बना रहा हूँ तब मैं ऐसे तोड़ता हूँ, ठीक है। लेकिन जब आपका कार्बन ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बना रहा हूँ तब मैं सिंपली ऐसे तोड़ देता हूँ, ठीक है। समझ आ गया होगा। तो आपका एक लाइन में प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका परकिन कंडेंसेशन है। आपको दो ही चीज़ सीखनी है। सबसे पहले मुझे कैसे पता चलेगा कि परकिन कंडेंसेशन पूछा गया है। एरोमेटिक एल्डिहाइड एनहाइड्राइड, जिस एसिड का एनहाइड्राइड है उसी एसिड का सॉल्ट। सेकेंड चीज, एक बार मैंने परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन को पहचान लिया, उसका प्रोडक्ट मैं कैसे बनाऊंगा। आसान सा कहानी है, आपको पानी निकालना है, पानी को जोड़ना है, इतना सा कहानी है, ठीक है। अगला देखो, रिएक्शन जो हमें हल्का पता होना चाहिए वो हमारे पास होता है कैनिज़ाओ रिएक्शन, है ना। आपको पता है कि हमारे पास बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, तो ये हमारे पास कैनिज़ाओ रिएक्शन दिखाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो थीम क्या होगा, हमारे पास बेंजल्डिहाइड होगा और यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेटेड बेस होता है, मान लो KOH। तो आपको पता है कैनिज़ाओ रिएक्शन में हमारे पास होता है क्या है, बेसिकली डिसप्रपोर्शनेशन होता है। एक बार हमारे पास सबस्ट्रेट का होगा ऑक्सीडेशन, है ना, डिसप्रपोर्शनेशन, है ना। एक बार हमारे पास सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, बनेगा सॉल्ट ऑफ एसिड। एक बार हमारे पास सबस्ट्रेट का रिडक्शन होगा, बनेगा अल्कोहल। तो एक बार बनेगा सॉल्ट ऑफ एसिड ऑक्सीडेशन के बाद, इसका मतलब यहाँ पे बनेगा सॉल्ट ऑफ एसिड, है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा बेस कौन सा है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, मतलब यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड आ जाएगा। और एक बार इसका रिडक्शन होगा, बनेगा अल्कोहल, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। ये आपके कैनिज़ाओ रिएक्शन का थीम है, कैसे होता है क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, आपको आता होगा, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा टाइम अभी नहीं देंगे। तो ये आपके पास रिएक्शन हो गया बेंजल्डिहाइड का, है ना। इसके अलावा क्या और कोई रिएक्शन है जो थोड़ा ध्यान रखने वाला है। एक देखो आपको पता होना चाहिए क्या, बहुत सिंपल सा बात है कि अगर आपके पास यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है टोलुइन में, मतलब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है इसके जगह आपको कार्बन और 2 हाइड्रोजन चाहिए। ये काम आपका दो थीम कर सकता है। एक थीम है क्लेमेंसन का, जहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे जिंक अमलगम साथ में HCl। और एक थीम आपका होता है वुल्फ किश्नर का, जहाँ पे इस्तेमाल करते हो हाइड्राजीन साथ में बेसिक मीडिया, और आपको यहाँ पे हल्का सा इथिलीन ग्लाइकॉल का प्रेजेंस भी चाहिए होता है। कभी कभार ये लिखा होता है, कभी कभार ये नहीं भी लिखा होता है, ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो ऐसे आपका काम हो जाएगा, समझे। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी बेंजल्डिहाइड के बारे में। देखो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हम फिनॉल के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरा
टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके लिखना इजी केमिस्ट्री जेईई नीट, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। हम अपने चैनल के ऊपर 10K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।